नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 50 प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज को हमने टॉपिक वाइज बनाया है, इसलिए अगर आप एक क्रम से सभी लेक्चर्स को देखेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, इतनी बातें हो गई, अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं, मेरे ही साथ प्रश्नों को पढ़ते हुए उन्हें सॉल्व करते हुए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से क्यों हुआ? गांधी इरविन समझौता तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए और नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो ABCD में से हमारा उत्तर है गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, क्योंकि उस दौर में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार कर दिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और देश के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस चला रही थी। यह बात ब्रिटिशों को स्पष्ट हो गया था कि जब तक गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेगी तब तक गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चा और या हुआ कोई निर्णय प्रभावी नहीं हो सकता बिना कांग्रेस को इसमें शामिल किए हुए। तो अंततः लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन समझौता किया 5 मार्च 1931 को, जिसे कि हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। और इसी समझौते के तहत कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। तो हमारा उत्तर है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? अब इस क्वेश्चन के साथ हमें एक लर्निंग भी देखने को मिलेगी। अब ये क्वेश्चन IAS प्री 2020 में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है और निश्चित रूप से IAS में पूछा गया है प्रश्न, तो डिफिकल्टीज लेवल इसका जो है अधिक होगा। आइए पढ़ते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो अब गांधी इरविन समझौते में क्या क्या तय हुआ था, ये तो मान लीजिए एक फैक्ट के रूप में याद किया जा सकता है, लेकिन यहां पे आप देखें दूसरे पॉइंट को, तो क्या लिखा है? असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग आंदोलन था और असहयोग आंदोलन एक अलग आंदोलन था, और दोनों में मूल अंतर क्या था यह भी क्लास में मैंने बहुत विस्तार से आप सबको समझाया हुआ है। लेकिन यहां पर शब्द क्या यूज हो रहा है? सहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। अब जैसे ही हम विकल्प की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यह तो पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, यह तो जो है गांधी इरविन समझौते में सम्मिलित ही था, तो 1 तो होगा ही। लेकिन अगर हम विकल्प देखते हैं तो हमें 1 कहां कहां दिखता है? या तो A में दिखता है और या B में दिखता है। हमें जो है C और D में 1 नहीं दिखता है, लेकिन हम जानते हैं कि 1 तो होगा ही। तो अब हम आगे पढ़ें। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना और पुलिस ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो यह भी सही है, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई होगी जिन पर जो है हिंसा का अभियोग नहीं है, क्योंकि
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारों जो है नागरिकों को और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में ब्रिटिश सरकार ने डाला हुआ था। तो ये चौथा भी होगा। अगर 1 और 4 ये दोनों होंगे और 2, 3 के बारे में हमें पता नहीं है, मान लीजिए हमें ना तो 3 के बारे में पता है और 2 तो हमें अटपटा सा लग रहा है ऑप्शन असहयोग आंदोलन इसमें कहां से घुस करके आ गया। तो ऐसे में हमें विकल्प देखना होगा। तो हम ये देखते हैं कि 4 तो होगा ही और 1 तो होगा ही। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? 4 और 1 हमें कहां दिखते हैं? तो 4 और 1 हमें केवल बी में दिखता है। इसका मतलब है कि हमने बी को जो है चुन लिया। और यहां पे अब जो है एग्जाम में ये जो व्याख्या की जा रही है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक ही तरह का मान लिया गया। लेकिन ये कैसे माना गया इसको समझिए, क्योंकि हमारे पास विकल्प है ही नहीं। हम ये जानते हैं कि 1 भी ठीक है और 4 भी ठीक है। तो 1 और 4 हमें कहीं और मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में हमें ये 2 भी इसके साथ बोनस में ही मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि बी ही हमारा उत्तर है, क्योंकि अगर 1 और 4 हमें कहीं अलग से मिल जाता तो हम जो है इस 2 को भी हटा देते। लेकिन 1 और 4 हमारे पास अलग से कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। तो ऐसे में हम जो है 2 को भी जोड़ते हुए 1, 2 और 4 को ले लेंगे। ठीक है। हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं बनाए जाने चाहिए, लेकिन ठीक है, पूछा तो गया ही है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो बी सेकेंड का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो हमारा उत्तर है बी 1931। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? सेम प्रश्न है, इसमें जो है डेट बता करके पूछा जा रहा है। तो इमर्सन गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता। तो निश्चित रूप से इरविन गांधी समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो किसका स्थगन किया गया गांधी इरविन समझौते के माध्यम से? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निश्चित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन हुआ, क्योंकि जब गांधी इरविन समझौता हुआ और कांग्रेस ने यह तय किया कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, उसने गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार के अपने मार्ग को छोड़ दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई। तो निश्चित रूप से आप बातचीत भी करेंगे, वार्ता भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे, ये तो नहीं कर सकते। तो स्थगित जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कांग्रेस ने कर दिया था। तो 5 का हमारा उत्तर है डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी दोनों तरफ से किसने जो है इसमें बात की थी? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। तो इसका उत्तर है सी, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने गांधी इरविन समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? एक मोहतरमा है राष्ट्रीय आंदोलन में, जिनकी की ख्याति थी कि हर बात को जो है वो इस तरीके से पेश करती थी। उन्होंने ही, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिन्ना को क्या कहा था, जिन्ना के बारे में उन्होंने क्या कहा था और वो बात कितनी उल्टी निकल गई उनकी। तो उसी तरीके से आप देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को, इरविन को इन्होंने महात्मा कहा। ठीक है, मीराबेन, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। कमेंट बॉक्स में बताइए इन्होंने जिन्ना के बारे में क्या कहा था और इनका एनालिसिस कितना ठीक था। बी। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? यूपी पीसीएस प्री 2014 सांत्वना पुरस्कार। एससी बोस, एलन कैंपवेल जॉनसन, बीजी हार्निमन, सरोजिनी नायडू। तो देखिए इसके बारे में जो है नेताजी बोस के बारे में भी ये बात जो है कही जाती है कि नेताजी बोस ने भी जो है ऐसा कहा था, लेकिन इसका उत्तर है एलन कैंपवेल जॉनसन, बी। ठीक है,
तो 8 का हमारा उत्तर है बी। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी ने तो कर लिया, लेकिन अब उसका अनुमोदन कांग्रेस के द्वारा किया जाना जरूरी था। तो ये कराची में अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि मार्च 1931 में आयोजित हुआ। यह एक विशेष अधिवेशन था क्योंकि गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस का भी अनुमोदन आवश्यक था। अगला, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? आप ये देखिए, ये प्रश्न जो है आईएएस में रिपीट हो चुका है। आईएएस प्री 2005 में और फिर 5 साल बाद आईएएस प्री 2010 में। तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है संकल्प प्रारूपित किया था एमएन राय के सहयोग से। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? एससी बोस, पटाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन सिंह। ए बी सी डी में से जो हमारा उत्तर है वो है ए, एससी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था, क्योंकि देखिए पंजाब के युवाओं में सबसे तेज, बाकी भारत के सभी युवाओं में गांधी इरविन समझौते के दौरान भगत सिंह और साथियों की फांसी को लेकर के गांधी जी का जो स्टैंड था उससे वो नाखुश थे, क्योंकि इस समझौते में, गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह और साथियों की फांसी की सजा पर कुछ नहीं कहा गया। और ये जो है देश के नौजवानों का मनोभाव ये था कि नहीं, गांधी जी को जो है इस बात पर अड़े रहना चाहिए। लोगों को ये लग रहा था कि अगर गांधी जी इस बात पर अड़े रहेंगे तो इरविन के पास बहुत ज्यादा जो है चॉइस नहीं है। ऐसे में गांधी जी को तो एक तो बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि असहयोग आंदोलन के ही तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी बीच में छोड़ करके गांधी जी ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, लेकिन गांधी जी ने बीच में समझौता की नीति अपना ली। तो इस समझौते की नीति से भी बहुत सारे नेता नाखुश थे, लेकिन जिस प्रकार से कराची अधिवेशन में गांधी जी के गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित कर दिया गया और सबने स्वीकार कर लिया गांधी जी के नेतृत्व को, तो ऐसे में जो है सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि जो कराची अधिवेशन है, यह महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है। गजब के ये व्यक्ति हैं, किसी भी परिस्थिति में इनकी लोकप्रियता और सम्मान में कोई कमी आने वाली नहीं है। अगला, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो कालानुक्रम का ये प्रश्न है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहला जो इसमें से हुआ वो हुआ गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तो ये जो है सबसे पहले हुआ। इसके बाद भगत सिंह और साथियों को फांसी, ये जो है हुआ 23 मार्च 1931 को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 26 से लेकर के 30 मार्च 1931 के बीच में हुआ 3। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई 7 सितंबर 1931 से। तो ये हो गया 4, यानी क्रम हमारा क्या है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, सॉरी, ये पहले 4 फिर जो है 3, तो पहले 4 और फिर 3, फिर उसके बाद जो है 2 और फिर सबसे अंत में 1। तो हमारा उत्तर जो है वो है सी। तो 12 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अब आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। क्या क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता। घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता करिए। तो गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ 5 मार्च 1931 को, तो ये पहला है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई 23 मार्च 1931 को, तो ये दूसरा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 और 30 मार्च 1931 को हुआ, तो ये है तीसरा। तो 3, 2, 1 बिल्कुल उल्टा होगा, 3, 2, 1। तो ए हमारा उत्तर है। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फिर कालानुक्रम का प्रश्न आ गया। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, पूना समझौता। तो गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ, तो एक सबसे पहले होगा। इसके बाद हुआ जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी, तो ये दूसरे नंबर पे होगा 3। इसके बाद हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो 2 नंबर पे। और पूना समझौता सबसे बाद में हुआ 24 सितंबर 1932 को, तो और 26 सितंबर 1932 को उसको सरकार की मान्यता मिली। तो डी हमारा उत्तर है। 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4 डी हमारा उत्तर है 14 का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन देखें, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों जो है कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे। तो कांग्रेस ने जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, तो इसका मतलब है कि उसके नेताओं ने भी किया। तो एक ही नाम बचता है, मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट को भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो भारतीय संवैधानिक स्थिति आगे किस प्रकार से चलेगी, क्या उसका रास्ता होगा, इन सब के विषय में चर्चा करने के लिए नवंबर 1930 से लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि ये गोलमेज सम्मेलन तो एक ही था, लेकिन निर्णय कोई ठोस ना निकल पाने के कारण ये जो सम्मेलन था ये 3 अलग अलग बैठकों में खिंच गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन एक ही था, लेकिन वो 3 अलग अलग बैठकों में खिंच गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कहा कि हमें अब आपसे कोई बात नहीं करनी है, हमें अब सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक ढंग से चलाना है। तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इसमें प्रतिभाग नहीं किया था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो यह 1930 में आयोजित हुआ था, नवंबर 1930। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, तो निश्चित रूप से करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, तो निश्चित रूप से इसका आयोजन लंदन में हुआ था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर एपी पेट्रो और केटी पाल। तो लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किए थे केटी पाल। तो 17 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1931 में, 1929 में, 1930 में, 1932 में। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है सी, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया?
महात्मा गांधी ने लिया, सरोजनी नायडू ने लिया, मदन मोहन मालवीय ने लिया और मौलाना आजाद ने लिया। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ, और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई। तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और इसके अलावा सरोजनी नायडू ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 हमें सी में दिखता है। मौलाना आजाद ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये एमपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया। महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसमें से पूछा जा रहा है किसने भाग नहीं लिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने निश्चित रूप से भाग नहीं लिया। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, लेकिन महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर जो कि उनके सचिव थे, उन लोगों ने भी उसमें भाग लिया। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? अब बड़े बड़े नेताओं का नाम दे करके जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुल 89 प्रतिनिधियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। केवल एक गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ही थे। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा उत्तर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो निश्चित रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने ही किया। तो डी हमारा इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो अब जो है कूट से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। तो यह कथन तो बिल्कुल गलत है। अगला, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो निश्चित रूप से गांधी इरविन समझौता ही इसीलिए हुआ था कि कांग्रेस भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। वो अपनी पूर्ववर्ती नीति जिसमें उसने गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था उससे पीछे हटेगी और अब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो इसीलिए तो ये पूरा का पूरा समझौता ही हुआ था। तो यहां पर ए गलत है किंतु आर सही है। तो डी हमारा उत्तर है। 23 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे। अब देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहां ठहरे थे महात्मा गांधी? तो सेंट जेम्स पैलेस में ठहरे थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे, इंडिया हाउस में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जब गए थे तो वो किंग्सले हॉल में रुके हुए थे। और गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जहाज से इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका क्या नाम था? ये यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। एसएस राजपूताना, एसएस वायसराय ऑफ इंडिया, एसएस मुल्तान, एसएस कांता रोसो। तो एसएस राजपूताना ये हमारा 25 का उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन।
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस या कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ उसका भी कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, उसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो 26 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन, टोक्यो। ए बी सी डी। तो दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी लंदन से वापस खाली हाथ लौटे थे, क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो सांप्रदायिक प्रश्न को लेकर के वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ। और जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं लंदन से खाली हाथ वापस आया हूं, लेकिन जिस ध्वज को मेरे हाथ में दिया गया था उसे मैंने झुकने नहीं दिया है, उसका सम्मान मैंने कम नहीं होने दिया है। शार्ट में मैं कहूं तो मैं खाली हाथ तो जरूर आया हूं, लेकिन अपने सम्मान से हमने कोई समझौता नहीं किया है। तो 27 का हमारा उत्तर है ए, लंदन। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो ए बी सी डी में से उत्तर हमारा है ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था मांग ली। इससे पहले सेपरेट इलेक्टोरल मुसलमानों को मिला था, सिखों को मिला था। अब जो है डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि हिंदुओं से अलग दलितों की एक अलग आइडेंटिटी है और ऐसे में दलितों को, अछूतों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था मिलना चाहिए। गांधी जी ने इसका सख्ती के साथ विरोध किया और कहीं ना कहीं इसी विषय पर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, पहले, दूसरे और तीसरे, तीनों में भाग लिया था। अगला, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो निश्चित रूप से बी आर अंबेडकर इसका उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका उत्तर है। अगला, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इनमें दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया, एक में ही लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। तो निश्चित रूप से उन्होंने वर्गीय हितों का ही प्रतिनिधित्व किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने यह देखा कि कोई भी स्वशासन की बात नहीं कर रहा है, कोई भी स्वराज की बात नहीं कर रहा है, लेकिन सबके सब जो है अलग अलग, जैसे वहां कोई सिखों का प्रतिनिधि है, कोई ईसाइयों का प्रतिनिधि है, कोई दलितों का प्रतिनिधि है, कोई देसी रियासतों का प्रतिनिधि है, और ये सब अपने अपने वर्गों की मांग कर रहे हैं। कोई भी राष्ट्रीय मांग नहीं रख रहा है, स्वशासन की बात नहीं कर रहा है, स्वराज की बात नहीं कर रहा है। तो ये तो मान लीजिए सही है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। और ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। निश्चित रूप से डी हमारा उत्तर है। ठीक है, ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं था, ये एक ही सम्मेलन था, लेकिन कोई निर्णय निकल नहीं पा रहा था, तो ये अलग अलग 3 बैठकों में खिंच गया। अगला, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ था। तो निश्चित रूप से तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और न ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो हमारा उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी? निश्चित रूप से रखी।
पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपमत रखे गए थे, निश्चित रूप से रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, निश्चित रूप से नहीं लिया था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से नहीं है, यहां ये गलती हो गई है, कौन से सही है ये पूछा जा रहा है। ए बी सी डी में से 1, 2 और 3 यानी सब के सब कथन सही हैं। ये IAS प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कोई भी निर्णय निकल नहीं पाया। इधर डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि नहीं, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए, गांधी जी ने उसका तीव्रता के साथ विरोध किया। तो अंततः जब कोई निर्णय नहीं निकला तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को अधिकृत किया गया कि आप ही जो है कोई निर्णय करिए। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और इस कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलितों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दिया गया। फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति की ये चरम पराकाष्ठा थी कि दलितों को हिंदुओं से अलग एक आइडेंटिटी घोषित करके मुसलमानों और सिखों की ही तरह उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसका गांधी जी ने काफी सख्ती से विरोध किया और इसके विरोध में वे अनशन पर चले गए। तो अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसे बनाया गया? मुसलमानों के लिए तो ये इनको तो पहले से ही मिल रहा था, भारतीय ईसाइयों के लिए इन्हें भी था, एंग्लो इंडियंस के लिए तो डी हमारा उत्तर है, अछूतों के लिए यानी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई। अगला कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो सांप्रदायिक रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई और दलितों को भी अल्पसंख्यक मान लिया गया, उनको हिंदुओं के से अलग आइडेंटिटी घोषित कर दिया गया, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यूपी ARO मेंस 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, तो तीनों को की थी, केवल बौद्धों को नहीं किया था। तो इसमें बौद्ध शामिल नहीं थे। तो 37 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय। तो महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय किया था। तो यरवदा जेल पूना में गांधी जी बंद थे और यहीं 20 सितंबर 1932 को उन्होंने आमरण अनशन घोषित कर दिया कम्युनल अवार्ड के विरोध में। और उन्होंने ये कहा कि कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलितों की स्थिति जो सामाजिक आर्थिक है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल उन्हें जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी जा रही है। इससे दलितों के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने नहीं जा रहा है, बल्कि दलित जो कि
अभी अछूत हैं उन्हें सदा अछूत बना देने की, उन्हें सदा जो है समाज से काट देने की ये प्लानिंग की जा रही है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो कम्युनल अवार्ड के द्वारा जो दलितों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया गया है, उनको भी एक अलग आइडेंटिटी जो प्रदान की गई है कि हिंदुओं से अलग हैं दलित, ये मैं स्वीकार नहीं करता। और ये अनशन पे चले गए। अंततः जो है इनकी तबीयत को लेकर के ये बात होने लगी कि अब गांधी ने कह दिया है कि मैं आमरण अनशन पे, यानी या तो मेरी बातें मानी जाएगी या मैं मृत्यु को वरण करूंगा। तो अंततः जो है डॉक्टर अंबेडकर झुके और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी पूना पैक्ट की जब स्वीकृति 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा हो गई तो गांधी जी ने अपने आमरण अनशन को वापस ले लिया था। तो 38 का हमारा उत्तर है ए। अगला, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रमशः 74 और 79, क्रमशः 71, 147। तो इसका उत्तर है क्रमशः 71 और 148। ठीक है, तो वो मान लीजिए इसमें से यही है। तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था में 71 सीटें दलितों को प्रदान की गई थी, यानी सेपरेट इलेक्टोरल था। 71 जो प्रांतीय विधान परिषदों की सीटें थी उसमें। तो गांधी जी ने कहा कि हम सीटें आपको जो है ज्यादा दे देंगे, आरक्षण भी देंगे, लेकिन हम सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देंगे, हम पृथक निर्वाचन व्यवस्था आपको नहीं कह रहे हैं, आप संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के तहत आइए, हम सीटें बढ़ा रहे हैं। तो जैसे आज का चुनाव होता है, तुम जानते हैं एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, उस सीट पर जो एससी या एसटी के लिए रिजर्व है उस पर एससी या एसटी का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट सारे लोग देते थे। पृथक निर्वाचन व्यवस्था में जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, यानी मुसलमान के लिए अगर कोई सीट आरक्षित है तो उस सीट से केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा और केवल मुसलमान ही उसे वोट देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हम संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के तहत आपको आरक्षण देंगे, जैसे वर्तमान में एससी और एसटी को चुनाव में मिला हुआ है, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, तो इस तरीके से देंगे। हाँ, सीटें हम इंक्रीज कर रहे हैं। पृथक निर्वाचन व्यवस्था में आपको 71 मिला था, हम 147 देंगे और केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में हम कुल सीटों का 18% आपको देंगे। तो 20 का उत्तर है। अगला, पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। तो निश्चित रूप से पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। अगला, कथन ए, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया। तो कम्युनल अवार्ड जो कि बांटो और राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था, उसके उद्देश्य को पूना पैक्ट ने धराशाही कर दिया, निश्चित रूप से कर दिया। उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो निश्चित रूप से तो 41 का जो हमारा उत्तर है वो है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं। बी आर अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता। तो बी आर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। और इस पूना समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था, मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था, राजेंद्र प्रसाद और ऐसे बहुत सारे लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महात्मा गांधी स्वयं इस पे हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो ये पूना समझौता है। अगला, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर समझौता। तो निश्चित रूप से डी, पूना समझौता। 43 का हमारा उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? बी आर अंबेडकर ने किया ही था, मदन मोहन मालवीय ने किया ही था। तो केवल और केवल महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता आकृति गांधी नहीं थे, हालांकि पूरा पूना समझौता तो इन्होंने ही करवाया था। अगला, 1932 में पूना पैक्ट के बाद ऑल इंडिया
टचेबिलिटी लीग, जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ किया गया, की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जगजीवन राम थे, घनश्याम दास बिरला थे, बी आर अम्बेडकर थे, अमृतलाल ठक्कर थे। तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। तो देखिए, जैसे ही पूना पैक्ट हुआ और उसके बाद गांधी जी जेल से रिहा हुए, तो गांधी जी ने अपने को हरिजन उद्धार के लिए झोंक दिया। एक हरिजन यात्रा भी गांधी जी ने निकाला और उसके बाद जो है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का नाम जो है उसकी स्थापना की, जिसका नाम हरिजन सेवक संघ हो गया। और काफी जो है इस क्षेत्र में फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो हरिजन सेवक संघ, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, उसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। अगला, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो 46 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म, एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, हरिजन सेवक संघ। हरिजन ये नाम भी गांधी जी के द्वारा ही दिया गया है। हरिजन यानी जो हरि के पुत्र हैं। तो भगवान हरि के जो पुत्र हैं वही हरिजन हैं, इन्हीं के द्वारा ये दिया हुआ नाम है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, एन.एस. काजरोलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। तो दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था बाबू जगजीवन राम द्वारा। कांग्रेस के ये एक बहुत बड़े दलित नेता थे। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक मृत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये जो है कथन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी में जो है कई विषयों को लेकर के निश्चित रूप से विवाद था और उसमें से सबसे बड़ा जो है दलितों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लेकर के था। तो इस प्रकार से हमने कुल 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।